जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। और आज हम लोग लेके आ गए अपने फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 14 का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटी आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हमारे सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 46 आ रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एक्सपेक्टेड टू एक्सहिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, देखो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अगर आपको निकालना है तो तीन कैटेगरी के क्वेश्चन मेनली आते हैं। पहली कैटेगरी होती है जिसमें कि एटम्स दिए गए होते हैं या फिर मोनो एटॉमिक आयन दिए गए होते हैं। तो उनका अगर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन ले लो और फिर 1s2 2s2 2p6 करके कॉन्फ़िगरेशन लिखो ऑर्बिटल वाइज, और तब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। जैसे Fe में पूछ ले या Fe2+ में पूछ ले, कोबाल्ट 3+ में पूछ ले, तो इसमें sp-df में 1s2 2s2 करके लिखना पड़ता है टोटल इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज, इस तरह का सिंपल मॉलिक्यूल दिया गया हो, तो अगर इस तरह का सिंपल मॉलिक्यूल दिया गया है तो इसके लिए यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो या पॉली एटॉमिक आयन हो, तो उसमें आपके लिए ट्रिक ये रहती है कि आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लीजिए उसके। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद अगर ऑड नंबर आ गया तो भाई पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर इवन नंबर आ गया तो डायामैग्नेटिक होगा, छोड़ के आपका B2O2S2 को, उनको छोड़ के। और B2O2S2 में 10 16 32 आता है जो इवन नंबर है, बट वो पैरामेट्रिक होते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या आयन की। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयन में बेटा पहले सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर करते हैं। उसके लिए ट्रिक नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये सब मॉलिक्यूल है, तो इसमें हमारा ट्रिक लगेगा। और ट्रिक लगाने के लिए हम लोग CO2 को देखेंगे तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इंटू 8 यानी कि ये आ गया 22। तो 22 एक इवन नंबर है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। फिर हम लोग SO2 के लिए गए, तो SO2 में सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, ऑक्सीजन का फिर से 2 इंटू 8, तो ये फिर से हमारे पास यहाँ पे आ गया 16 और 16 32 आ गया, ये 32 आ गया। तो यहाँ पे 8 2 16 और 16 32। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर आपने 10 16 32 वाला कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन वो डाई एटॉमिक के लिए चलता है केवल, ये ट्राई एटॉमिक है, इसलिए इसमें ये इवन नंबर है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। ClO2 की बात करेंगे, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 2 इंटू 8, यानी कि अब इसमें सब में ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉमन है, तो आप केवल कार्बन सल्फर क्लोरीन और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से भी निकाल सकते हो। देखो क्लोरीन का 17 है, तो ये ऑड नंबर है, तो ये पैरामेट्रिक होगा। अगर आप पूरा ऐड करना चाहते हो तो ये 16 17 प्लस 16 33 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कि ये ऑड नंबर हो जाएगा, और ऑड नंबर होने की वजह से ये पैरामेट्रिक हो जाएगा। यही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जाते हो तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन है, और 2 ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। इसका सेंस ये 30 हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। हमारे पास एसर्शन रीजन है पेपर क्रोमेटोग्राफी इस टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये सही बात है, हम लोग के सिलेबस में दो तरह की क्रोमेटोग्राफी है। एक एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, और एक हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वाला सही है। मूविंग फेस इज लिक्विड एंड स्टेशनरी फेस इज सॉलिड, ये बात गलत है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में बोथ फेस आर इन लिक्विड स्टेट, यानी स्टेशनरी फेस भी और मूविंग फेस भी, दोनों ही हमारे लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 47 में जाएंगे हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर हमको 4 बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स दिए गए हैं और उनमें हमसे एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने को कहा गया है। तो भाई जब बेंजोइक एसिड की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग ऑर्थो इफेक्ट दिमाग में लाते हैं और ऑर्थो इफेक्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो डेरिवेटिव की एसिडिक स्ट्रेंथ उसके मेटा और पैरा डेरिवेटिव से ज्यादा होती है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट होगा। तो भाई यहाँ पे हमारे जो दो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ हैं वो तो कैंसिल हो गए, डिक्रीजिंग ऑर्डर हमको लगाना है। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट के बाद देखो ये जो मेटा है ये केवल माइनस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी और ये जो NO2 है ये माइनस आर इफेक्ट की वजह से बढ़ाएगा। तो इसलिए थर्ड की पावर ज्यादा होगी, तो फर्स्ट के बाद थर्ड आएगा और फिर फर्स्ट के बाद सेकंड नहीं आएगा और इसलिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां तक बात है NO2 और CH3 की, तो CH3 प्लस H इफेक्ट लगा रहा है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, क्योंकि जो माइनस वाले इफेक्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं इसलिए फोर्थ का सबसे कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर एक कन्वर्जन है, देखो ये एक एमीन है और ये NaNO2HCl यानी HNO2 के साथ रिएक्शन हो रही है। तो HNO2 को हम लोग इस तरीके से यहाँ पर बना लेंगे OHNO और उसके बाद यहाँ से ये बॉन्ड कट कर देंगे। ये बॉन्ड हम लोग को कट करना है H से होते हुए। ये ऐसे कट हो जाएगा तो H2O के साथ चला जाएगा, N2 निकल जाएगा और CH3 CH2 के साथ हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 OH आ जाएगा, CH3 CH2 OH आ गया। ये A है हमारा। और जब हम लोग ने कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, जिससे यहाँ मेरे को एक एल्डिहाइड मिल जाएगा CH3CHO, एक एल्डिहाइड मिल जाएगा CH3CHO। अब इस एल्डिहाइड की रेड फॉस्फोरस HI यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करोगे तो ये इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, तो CH3CH3 बन जाएगा। तो जो C है वो CH3CH3 एथेन है। अब मुझसे पूछा क्या गया, C ही पूछा गया, इसलिए सेकेंड ऑप्शन यानी एथेन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट 3+ पूछ रहा है। जैसे देखो पहले क्वेश्चन बताया था पैरामेट्रिक डायमेट्रिक पहचानने के लिए, ऐसे ये भी वही हमने जो 3 मेथड बताया था उसमें फर्स्ट मेथड इसमें लगेगा। पहले आप इसमें पहचानिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में आएगा 3d7 4s2 और जब कोबाल्ट 3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d6 आएगा। अब इसमें हम लोग ऐसे इसको फिल करेंगे ऑर्बिटल वाइज। तो जब कभी हमारा मोनो एटॉमिक आयन के लिए हमको निकालने को आता है पैरामेट्रिक कैरेक्टर, डायमेट्रिक कैरेक्टर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के SPDF में ऑर्बिटल वाइज निकालते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग 1 2 3 4 5 और 6। तो अभी मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं तो n = 4 आ गया। अब जहां तक बात है मैग्नेटिक मोमेंट की, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला सब बच्चा लोग जानते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n+2 बोर मैग्नेटम, √n बोर मैग्नेटम। तो अब यहां पर हमने लगाया 4 4 + 2, तो अब ये मुझे मिल गया है √4 × 6। अब ये 4 को हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये बाहर आ जाएगा, तो √6 2 √6 आ जाएगा, तो 2 √6 बोर मैग्नेटन ये आ गया। अब अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो 24 आता, यहाँ 32 है, हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, इसलिए सेकेंड ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 में दो स्टेटमेंट दिए हैं, NH3 NF3 मॉलिक्यूल पिरामिडल शेप।
सब लोग जानते हैं एन के 3 एच बॉन्ड ऐसे होंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो पिरामिडल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। NF3 में अगर बात करोगे फिर से पिरामिडल हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा, NH3 NF3 पिरामिडल है। दूसरी बात क्या लिखी गई है, द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3, ये बात भी सही है। NH3 NF3 पिरामिडल भी है और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट NH3 बड़ा है NF3 से, क्योंकि हमको पता है कि N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, तो यहां पर μ1 वेक्टर, μ2 वेक्टर, μ3 वेक्टर, μ1 μ2 μ3 की डायरेक्शन म्यू लोन पेयर के पैरेलल है, तो ये सारे वेक्टर ऐड हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल माइनस आ जाएगा, इसके बाद प्लस से माइनस हम लोग वेक्टर की डायरेक्शन केमिस्ट्री में देखते हैं। तो μ1 μ2 μ3 म्यू लोन पेयर के अपोजिट है, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 के फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में एक देखो कंसंट्रेशन सेल दिया है। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, जब आपका किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कैथोडिक हाफ सेल है और जो एनोडिक हाफ सेल है सेम मटेरियल का बना हो, तो इसको कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। और कंसंट्रेशन सेल की एक खास बात होती है कि इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट का वैल्यू 0 होता है। तो अब हम लोग इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए पहले रिएक्शन मेंटेन कर लेते हैं। देखो ये H2 इस H प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये H2 है और इसको हम लोग ने यहां पर H प्लस में बदल लिया, H प्लस में, और इसको H प्लस में यहां पर देखो H2 का प्रेशर 0.4 ATM था, तो यहाँ 0.4 ATM लिख दिया। और यहाँ H प्लस का pH वैल्यू 1 है, pH वैल्यू 1 मतलब H प्लस की वैल्यू 10 टू दी पावर -1 है, 10 टू दी पावर -1 कर दिया। अब ये वाला H प्लस H2 में रिड्यूस हो रहा, तो इधर हम लोग ने लिख लिया है H प्लस एक और आया है और इसका pH 2 है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -2 है, और ये H2 में कन्वर्ट हो रहा, और इस H2 का प्रेशर 0.1 है, 0.1 ATM। अब हम लोग के पास हम लोग रिएक्शन को अगर बैलेंस करते हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर 2H प्लस और इधर 2H प्लस लाने होंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको अलग दिखाना चाहते हैं तो डैश डैश कर लेते हैं। अब हम लोग कंसंट्रेशन सेल का फॉर्मूला लगाते हैं, नस्ट इक्वेशन का, तो E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 N लॉग, और यहां पर H प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 डैश, और नीचे आ जाएगा प्रेशर ऑफ H2 इंटू H प्लस डैश की कंसंट्रेशन की पावर 2। अब सब वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो वैल्यूज पुटअप करने के लिए देखो E नॉट 0 होता है, यहाँ दिया नहीं, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आएंगे कि E नॉट तो दिया नहीं, तो कंसंट्रेशन सेल का E नॉट आपको पता होना चाहिए 0 होता है, माइनस 0.0591 अपॉन N की जगह पे टोटल लॉस्ट और टोटल गेन इलेक्ट्रॉन। तो देखो H2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो चेंज कितने का आ रहा है, 1 का, और क्योंकि यहाँ पर 2H प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस किए गए होंगे, तो H2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे और इस H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन है वो 2 है। और फिर हम लोग ने लॉग लिया, लॉग में हम लोग देखेंगे कि H प्लस की यहाँ पे कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -1 है, पावर 2, तो हम लोग ने इसको लिख दिया 10 टू दी पावर -2, और ये जो हमारा प्रेशर ऑफ H2 डैश है ये 0.1 है, इसको भी हम 10 टू दी पावर
-1 लिख ले रहे हैं, 0.1 को 10⁻⁻1 लिख लिया। अब ये वाला जो प्रेशर ऑफ H2 है ये 0.4 atm है, ये एज इट इज हमने 0.4 कर लिया, 0.4 है। और यहाँ पर हमारे पास ये 10⁻⁻2 की पावर 2 10⁻⁻4, और अगर ये भी पॉइंट ले ले तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो इसको ऐसा कर रहे हैं 4 × 10⁻⁻5 डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। अब जल्दी से इसको सुलझाने के लिए अब ये 10⁻³ को नीचे लाओगे तो 10⁻+3 और यहाँ पे 10⁻2 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। तो अब काट देते हैं, चलो ये सब कैंसिल कर दिया और यहाँ 10⁻2 बच गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस को प्लस बना दे रहे हैं, 0.0591/2। तो अगर तुम माइनस को प्लस बनाते हो तो तुमको जो लॉग का a/b अगर फ्रैक्शन है तो वो b/a लिखना होगा, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो। तो यहाँ पे ये 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻, जो -2 है वो +2 में बदल जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग ने इसको, अरे ये हम लोग ने -2 ही रखेंगे, 10⁻⁻2, ये पूरा का पूरा फिगर ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमने माइनस को प्लस किया है, और ये नीचे 1 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए तो E = 0.0591/2। अब ये log 4 प्लस log 10 की पावर -2 इधर आया, log 10 बराबर 1 तो -2, और log 4 मतलब हो जाएगा 0.602, तो 0.602 -2 आएगा, तो 0.602 -2 ये आ गया। अब इसको आप पूरे को सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस आपका आ जाएगा 1.4 के लगभग -1.4, 0.05 को 0.06 मान लो, 0.03 कर दो 2 से डिवाइड करके, तो 0.03 और 1.4, तो 1.4 और 0.03, तो ये हमारा आ जाएगा तुम्हारा लगभग 0.04 के, यानी कि 0.42 आ रहा, तो 0.041, ठीक है, -0.041 सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मच अमाउंट ऑफ KCl, यानी W ऑफ KCl निकालना है, W ऑफ KCl निकालना है, इज एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे 500 ग्राम दिया गया। टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर -0.2 डिग्री सेल्सियस, तो जो डेल्टा TF है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस है। KF का वैल्यू मुझे गिवन किया गया है, KF का वैल्यू है 2, और अब ऐसे में मुझे मोलर मास ऑफ KCl की नीड होगी, K का 39, Cl का 35.5, यानी 9 4 14 और 74.5, ये मोलर मास आ गया। अब हम लोग ने इसको इक्वेशन में लगाया, इक्वेशन आप सब जानते हैं, डेल्टा TF = 1000 इंटू KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1/2 फैक्टर अपॉन कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास। वैल्यू सब पुटअप करिए, डेल्टा TF 0.2 है, 1000 KB 2 है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, KCl का हमारा I जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, KCl का I 2 हो जाएगा। हाउ मच अमाउंट ऑफ KCl इज एडेड, तो KCl का I 2 हो गया, और कैपिटल W मुझे कितना गिवन किया गया है, KCl के लिए I हम लोग लिखना भूल गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 2 हो जाएगा।
और कैपिटल डब्ल्यू मुझे 500 दिया गया तो 500 ले लिया, और मोलर मास 74.5 है, 74.5 ले लिया। ये 500 का इसमें डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, ये 2 इसमें 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो अब ये W बराबर हो जाएगा 7.45 अपॉन 4, 7.45 अपॉन 4। तो 7.45 अपॉन 4 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये 4 2 जा 8 आता है, तो 1.8625 के आसपास आना चाहिए। सेवन पॉइंट 45 डिवाइडेड बाय 4, 1.8625, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 53 में हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, PCl5 PCl3 Cl2 में बदल रहा है, N2O4 NO2 में बदल रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 और N2O4 सेम है। रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर 36:1 है। कई बार आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है, तो जब ये 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 है तो 4:1 आ जाएगा। तो जब 36:1 का 4 से डिवाइड करोगे तो 9:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। या इसके लिए एक और भी आप ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक ये लगा सकते हैं, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम हो, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम हो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम होने पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो रेशो आ जाएगा, एक फॉर्मूला हम लोग इसमें बना लेंगे, और वो फॉर्मूला होगा Kp प्रोपोर्शनल टू, अगर रिएक्शन ये है, इस टाइप की रिएक्शन है, AA इक्वल टू BB, तो Kp प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा B की पावर B और P की पावर B माइनस A। कुछ इस तरीके का हमारे पास इक्वेशन बनेगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर हम लोग को करना है इस रिएक्शन के लिए, तो हमने सबसे पहले Kp1 लिया, तो Kp1 प्रोपोर्शनल टू हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पर एक ये है एक ये है, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर और P1 की पावर, यहाँ पर एक और एक 2 और 2 माइनस 1, ये आ गया। और Kp2 निकालना है अगर, तो Kp2 यहां पर देखिए B कितना है, 2 है, तो 2 की पावर 2 और P2 बराबर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो अब हम लोग यहाँ पे Kp1 अपॉन Kp2, अल्फा को हम लोग ने यहाँ नहीं दिखाया क्योंकि अल्फा सेम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, Kp1 ऑब्लिक Kp2, और ये हमारे पास आ गया है 1, ये आ गया है 4, और ये P1 बाई P2, और हम लोग को PCl5 और N2O4 का इक्विलिब्रियम प्रेशर 36/1 दिया गया है। तो अब ये हो जाएगा Kp1 अपॉन Kp2 1/4 इंटू 36/1, सो आंसर आ जाएगा 9:1 सेकेंड। अब अगर ट्रेडिशनल मेथड से करते हो तो ट्रेडिशनल मेथड से फिर ऐसे करना पड़ेगा, पहले
PCl5 रिएक्शन को लिखो, PCl3Cl2, यहां पे करो 1 माइनस अल्फा, यहां अल्फा, यहां अल्फा, फिर आप निकालो टोटल मोल। टोटल मोल, तो टोटल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब आप Kp निकालो, तो Kp1 के लिए हम लोग ने कैसे निकाला, Kp1 के लिए या PCl5 के लिए, ये 1 मतलब हम PCl5 मान रहे हैं, ये PCl5। अब इसके लिए आप यहाँ पे Kp1 के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, PCl3 का पार्शियल प्रेशर, PCl3 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा P1। Cl2 के लिए क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा P1। P1 टोटल प्रेशर है, अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा P1 1 प्लस अल्फा। और इसको हम लोग ने यहां पर कट किया, तो कट करने में 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कट हो गया, P1 से P1 कट हो गया। अब ये 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई हुआ, और फाइनली एक इक्वेशन हमको मिल गई, Kp1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P1 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये बच्चा हमको इक्वेशन मिल गई। अब अगर हम लोग ये इक्वेशन बनाते हैं, मतलब हर तरह की व्यवस्था आपको बता दे रहे, शॉर्टकट लगाना शॉर्टकट लगा लो, ट्रेडिशनल मेथड से आना ट्रेडिशनल मेथड चले आओ। अब दूसरी जो हमारी इक्वेशन थी, वो इक्वेशन दूसरी ये थी, N2O4 रिवर्सिबल 2NO2, फिर से यहाँ 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, टोटल मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। फिर Kp2 लगाइए, Kp2, तो Kp2 में क्या हो जाएगा, 2 अल्फा P2 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 2 अल्फा P2 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा P2 अपॉन 1 प्लस अल्फा। कट करिए, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कैंसिल, P2 से P2 कैंसिल। अब Kp2 मुझे क्या मिल गया है, Kp2 मिल गया है 2 2 ज़ा 4 अल्फा स्क्वायर P2 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब Kp1 ऑब्लिक Kp2 लगा दीजिए, Kp1 ऑब्लिक Kp2, तो देखो अल्फा स्क्वायर P1 1 माइनस अल्फा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो मुझे मिल जाएगा P1 अपॉन 4P2 1/4 इंटू 36/1 यानी 9:1, तो Kp1 Kp2 9:1। और अगर याद है ये क्वेश्चन तो कोई फिर समस्या ही नहीं है। अब यहां पर हम लोग को कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 2 माइनस बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, जिसमें बराबर होगा वही कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा। तो अब जो रिएक्शन होती है KMnO4 की, जब C2O4 से एसिडिक मीडियम में, तो बच्चा पार्टी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो KMnO4 है ये Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है।
और जो ऑक्सिलेट है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो 7 में से 2 गया तो वैलेंसी फैक्टर 5 आएगा। यहाँ पर ऑक्सिलेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पे +4 है। चेंज एक कार्बन के लिए एक आ रहा है, 2 कार्बन है तो 2 का चेंज होगा, तो n बराबर 2 होगा। अब मुझे जो ग्राम इक्विवेलेंट दिए गए हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलेट निकाल लो भैया पहले, इसकी मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब अगर ml में दिया है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट कर लेते हैं आसान बनाने के लिए, तो ये ml में ले लेते हैं और यहाँ पे मिलीग्राम इक्विवेलेंट रख देते हैं। अब मोलैरिटी भाई साहब देखिए कितनी दी गई है, 0.1। वॉल्यूमेट्रिक का या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन है ये, 0.1। वैलेंसी फैक्टर 2, वॉल्यूम कितना दिया गया 250, यानी यहां आया 50। अब इन ऑप्शन में जिसमें 50 आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखो मोलैरिटी दिया, वॉल्यूम दिया, वैलेंसी फैक्टर का और मल्टीप्लाई करना होगा। तो केमिनोबोर का वैलेंसी फैक्टर 5 है, तो सब में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 200 1000, तो ये आया 100। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे 50 की तलाश है। अब ये 250 गुणे 0.2, यानी ये आ गया हमारा, और यहाँ पर K2Cr2O7 दे दिया, तो अरे भाई K2Cr2O7 का वैलेंसी फैक्टर 6 होता, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 6 होगा क्योंकि पॉसिबिलिटी K2Cr2O7 की भी है। केमिनोपोर का 5 होगा। तो अब 250 का 6 से गुणा करोगे तो 1500 आ जाएगा, और 1500 में 0.2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा, तो इसकी संभावना भी नहीं है। अब ये यहाँ पे 5 गुणे 100 500 आ जाएगा, 0.1 का मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था। अब ये यहाँ पे 600 आया, 0.1 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, ये भी हमारा नहीं हो सकता ग्राम इक्विवेलेंट। तो जिसमें 50 आ जाएगा वही मैच होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना चाहिए। करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन विल बी लीस्ट निगेटिव इन देयर ग्रुप, ये बात सही है। सल्फर की सबसे ज्यादा निगेटिव, फिर सेलेनियम की, फिर टेलुरियम की, फिर पोलोनियम की, फिर सल्फर की, तो लीस्ट निगेटिव बात सही है। N2O विल बी एग्जाम्पल ऑफ सब ऑक्साइड, बिल्कुल सही। सब ऑक्साइड क्या होता है? जब कोई भी एलिमेंट ऑक्साइड हो, और अगर एलिमेंट ऑक्साइड में मान लो O के नीचे X लिखा है और E के नीचे X+Y है, मीन्स कुछ जुड़े, कुछ ज्यादा हो X से, तो वो सब ऑक्साइड हो जाता है। जब एलिमेंट का नंबर ऑक्सीजन से ज्यादा हो तो सब ऑक्साइड हो जाता है, और एलिमेंट का नंबर अगर ऑक्सीजन से कम हो तो नॉर्मल ऑक्साइड या पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड ऐसे बनता है। नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड ये बनेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुमको सब ऑक्साइड मिले तो सब ऑक्साइड के लिए एलिमेंट का नंबर ज्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन से। जैसे एग्जांपल ले CO2, ये एक नॉर्मल ऑक्साइड है। CO ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है क्योंकि यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, ज्यादा था O, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, बराबर था, अभी बात नहीं बनी। अब अगर हमने ले लिया C3O2, तो देखो ये ज्यादा हो गया O से, तो इसका नाम हो गया कार्बन सब ऑक्साइड। सो C3O2 इज द कार्बन सब ऑक्साइड। अब जैसे कि ये है, मान लो NO बराबर है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड नहीं है। NO2, O ज्यादा है, सब ऑक्साइड नहीं है। N2O3, ये ज्यादा है इससे, सब ऑक्साइड नहीं है। O ज्यादा है तो सब ऑक्साइड नहीं है। N2O5 नहीं भैया, N2O
यानी सब ऑक्साइड। इन द सीसॉ ज्योमेट्री ऑफ SF4, अब ये हम लोग को पता है ये SF है और ये मान लीजिए इसका ट्रायगोनल बेस है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये एक्सियल बॉन्ड है। और हमें मालूम है कि यहाँ पे 2F इक्वेटोरियल पे होंगे, 2F एक्सियल पे होंगे और यहाँ पे लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। BF3 है बॉन्ड ऑर्डर 1, ये बात गलत हो गई क्योंकि BF3 में कई बच्चे इस तरीके से इसका फिगर बना लेंगे और गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बोरोन के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये यहाँ फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है बैक बॉन्डिंग के थ्रू। अब एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, हर जगह पे ये बॉन्ड बनेगा। तो टोटल बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं 1 2 3 4 और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं 3 BF के बीच में, तो 1.33। तो BF3 में जो BF बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.33 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो A भी सही, B भी सही और C भी सही, तो सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाना चाहिए। 57 में हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दी गई है और उसको हमें कोरिलेट करना है। तो पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक से लिखेंगे, तो -1/2 डी A/dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। और इसी तरीके से -1/3 dV/dt भी रेट ऑफ रिएक्शन है। और हमको मालूम है रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करते हैं। तो अब इसको हम लोग माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 1/2 dA/dt R1 हो जाएगा और dB/dt R2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3R1 बराबर, ये 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2R2 हो जाएगा। 3R1 बराबर 2R2, तो 3R1 बराबर 2R2, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 हम लोग को मालूम है कि जब हमारा आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता है तो ऐसे स्थिति में प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और अगर हमारा आयनिक प्रोडक्ट कम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो सॉल्युबल रहता है सॉल्ट। अब हम लोग इसमें कैल्शियम फ्लोराइड के कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो कैल्शियम क्लोराइड के कॉन्सेप्ट से हम लोग को यहाँ पे एक कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन की पावर 2 आयनिक प्रोडक्ट निकालते समय में इसका ध्यान रखना होगा। तो एक एक करके ऑप्शन में हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 टू दी पावर -3 को 10 टू दी पावर -5 और 10 टू दी पावर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -5 10 -5 10 और 13, तो ये 10 टू दी पावर -13 आ जाएगा, जो 10 टू दी पावर -10 से काफी कम है। तो ये घुला रहेगा। वो पूछ रहा है कि कब प्रेसिपिटेट बनेगा। 10 टू दी पावर -5 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो ये 10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर -5 यानी 10 टू दी पावर -11, जो कि कम है 10 टू दी पावर -10 से, तो घुला रहेगा। 10 टू दी पावर -2 10 टू दी पावर -3 10 टू दी पावर -3, तो 10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर -2 यानी 10 टू दी पावर -8, जो इससे हमारा ज्यादा है। अब Q हमारा ज्यादा हो गया Kp से, Ksp से, ये हम लोग Q निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। इसमें देखिए 10 टू दी पावर -4
क्योंकि फ्लोराइड पे पावर 2 है ना, तो 2 बार लेना, 10 टू दी पावर -4, 10 टू दी पावर -8 और 10 टू दी पावर -12। और रियलिटी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 वैल्यू ज्यादा दिखा देता, तो ऐसे में दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि यहां हम लोग को देखो इक्वल वॉल्यूम मिलाए गए, तो जब इक्वल वॉल्यूम मिलाए गए हैं तो मोलैरिटी हाफ हो जानी चाहिए। तो इसलिए रियलिटी में तो हमको ये 10 टू दी पावर -3/2, 10 टू दी पावर -5/2, 10 टू दी पावर -5/2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इन सब में 8 से भी डिवाइड करके देख लेना चाहिए। अगर रिजल्ट प्रभावित हो रहा है तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा, अगर आप 8 से डिवाइड भी कर दोगे तो भी आपको थर्ड मिलेगा। तो सही तरीका तो ये है कि ये जो हमने कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई किए हैं उनको 8 से डिवाइड करके तब फाइनल हम क्यू निकालेंगे, बिकॉज इक्वल वॉल्यूम मिला जा रहा है तो मोलैरिटी आधी हो जाएगी। तो सब लोग अलग अलग ढंग से बताते हैं, कुछ मेरे साथीगण डायरेक्ट बता देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 8 का यूज नहीं करते, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, मतलब इसका मोलैरिटी हाफ नहीं करते, बट रियलिटी में मोलैरिटी हाफ करनी चाहिए। 59। अब ये यहां पे हमको ये एक अल्कोहल दिया हुआ है, ये दिया गया, और इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 में डिहाइड्रेशन हमें करना। तो अब भाई होता क्या है कि सेटजेफ रूल तो ये कहता है कि जिसके पास कम से कम H हो, जैसे इसके पास कम H है तो यहां से डिहाइड्रेशन होना चाहिए और डबल बॉन्ड यहां पर आ जाना चाहिए। लेकिन सेटजेफ यहां पर 2 H है, यहाँ पे 1 H है, जिसके पास कम H हो वहां से निकालना चाहिए, उसी को सेटजेफ या जेटसेफ प्रोडक्ट कहते हैं। बट अब हो क्या रहा है कि जब ये यहां से OH जाएगा, इस पे प्लस आएगा, तो ये इसको H+ को जाना होगा, जिससे इस पे माइनस आएगा, और ये माइनस यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए यहीं से वाटर निकलना स्टेबिलिटी गेन कर रहा, और इस तरह से मुझे जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो मेजर प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, या ये कह सकते हो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, तो मोर स्टेबिलिटी आ जाएगी, और डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बहुत मायने रखता है। तो इसलिए हमारा जो डबल बॉन्ड है वो बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे आएगा इन कंपैरिजन टू सेकेंड थर्ड कार्बन के बीच में। तो बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे हमको एक ही जगह सेकेंड ऑप्शन में डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन हम लोग मारेंगे यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट। हालांकि यहाँ पे मेजर नहीं लिखा है, और ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ऐसे में हमको अगर ऑप्शन तो सिंगल ही लेना तो मेजर के साथ जाएंगे, माइनर के साथ नहीं जाएंगे। कौन कौन एसिडिक है? याद रखिए जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सब एसिडिक होते हैं, 3 को छोड़कर, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और चाहो तो वाटर को भी कंसिडर कर सकते हो, कुछ लोग उसको एम्फीप्रोटिक मानते हैं, कुछ लोग उसको न्यूट्रल भी मानते हैं। तो 3 तो हैं भाई, नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, एंड आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लोग न्यूट्रल ऑक्साइड है। बाकी आपका SO2 हो, SO3 हो, P4 हो, 10 हो, B2O3 हो, जितने नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो सब हमारे एसिडिक माने जाते हैं, Cl2O हो, ClO2 हो, Cl2O7 हो। तो उस हिसाब से देखोगे तो SO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये एसिडिक है, CO अभी बताया न्यूट्रल है। मेटल ऑक्साइड में अगर ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 है तो मोस्टली बेसिक करेक्टर,
+4+5 है तो मोस्टली एम्फोटेरिक करेक्टर, और +6 या इससे ज्यादा है तो एसिडिक करेक्टर। तो यहाँ क्रोमियम की +6 है तो ये एसिडिक हो गया, यहाँ +7 है तो ये भी एसिडिक हो गया, ये +2 है इसलिए ये बेसिक हो गया। तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो एसिडिक में हमको मिल जाएगा CrO3, Mn2O7 और SO2। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। यहां पर हमको क्या कह रहा है कि हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दिया हुआ। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, log K इक्वल टू Ne0 अपॉन 0.0591। अब K1 इंटू 10⁻20 दिया है तो सीधा 10⁻20 लिख लिया। n यहां पर देखिए Zn 2+ में बदल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो 2 कर दिया। E0 निकालना है 0.0591। अब ये 20 इधर आ जाएगा, log 10 1 होता है तो ये 20 इंटू 0.0591 अपॉन 2 E0 निकल आएगा तो ये 10 हो जाएगा तो E0 इक्वल टू 0.591 निकल आएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन में आ जाएंगे भाई, और इस इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है कि Zn2+ ऑब्लिक Zn का हमें दिया गया है पोटेंशियल, और हमसे Sn/Sn2+ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मांगा गया है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, E0 सेल इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। अब E0 सेल मेरा 0.591 है, और E0 रिडक्शन कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका हो रहा है, Sn का हो रहा है। तो यहां पे हम लोग E0 Sn2+ ऑब्लिक Sn निकालना चाहते हैं, और Zn2+ ऑब्लिक Zn2+ ऑब्लिक Zn -0.76 दिया है तो माइनस 0.76। तो अब ये E0 Sn2+ ऑब्लिक Sn आ जाएगा 0.591 और प्लस ये 0.76, यानी E0 Sn2+ ऑब्लिक Sn आ जाएगा 0.76 में से सब्सट्रैक्ट कर दो 0.591 तो 0.591 माइनस 0.76 ये आ रहा है -0.169 लेकिन मुझे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो ये हो जाएगा +0.169 वोल्ट आ जाएगा। इसको हम चाहें तो 16.9 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, 16.9 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं, सॉरी, या 17 इंटू 10⁻² अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। तो 17 इंटू 10⁻² सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, resistance of conductivity cell with a solution of an electrolyte of concentration 0.1 molar is 100 ohm. The conductivity of this solution is 1.29. Resistance of the same cell when filled with 0.02 molar. अच्छा, तो देखो यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पर एक कंडक्टिविटी सेल लिया गया, ये कंडक्टिविटी सेल लिया गया, कंडक्टिविटी सेल बना लिया हमने।
और यही सेम कंडक्टिविटी सेल दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी यूज होगा। और इसमें हमको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, इसमें हमने एक लिक्विड भरा हुआ, एक सॉल्यूशन भरा, और इसमें हमने दूसरा सॉल्यूशन भरा, सॉल्यूशन चेंज कर दिया, ये येलो सॉल्यूशन और पिंक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चेंज कर दिया बट सेल सेम लिया। अब यहाँ पे मुझे बोल क्या रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल विद सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। भाई इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो मोलैरिटी है, वो 0.1 मोलर दी गई है, और इसमें रेजिस्टेंस 100 ओम का लिया गया, रेजिस्टेंस 100 ओम का लिया गया, और साथ में इसमें हमको बता दिया है कि कंडक्टिविटी 1.29 है। तो कंडक्टिविटी जिसको हम K से दिखाते हैं 1.29 है, और कंडक्टिविटी की यूनिट बहुत जरूरी है यहाँ पे, वो हमको दी गई है कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन 1.29। साइमंस मीटर इनवर्स देना चाहिए था, साइमंस लिखना भूल गए, नाम दे दिया, खैर साइमंस मीटर इनवर्स में। और मुझे यहां पर ये बता रहा है, दूसरी इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो हमारे को कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलर, सेम सेल को 0.02 मोलर से भरा गया है। अब इसकी मोलरिटी 0.02 मोलर है, और इसका रेजिस्टेंस 520 है। इसका रेजिस्टेंस भाई हमको दिया गया है 520 ओम, और हमसे इसकी क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जानना चाह रहा है। तो यहाँ लेमडा एम मुझे निकालना है इस सॉल्यूशन का। तो लेमडा एम निकालने के लिए आप लोगों को मालूम है कि लेमडा एम निकालने के लिए आपको चाहिए होगा कंडक्टिविटी, या फिर कंडक्टिविटी नहीं है तो आपको चाहिए होगा सेल कांस्टेंट L/A और रेजिस्टेंस 1/R, रेजिस्टेंस है और मोलैरिटी, रेजिस्टेंस है मोलैरिटी है। इसको लेमडा एम को निकालने के लिए हमको इसका L/A चाहिए, सेल का, और क्योंकि सेल अगर सेम है तो इसका L/A इसके L/A के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, K = 1/R इंटू L/A। तो यहां से बच्चा पार्टी L/A आप निकालोगे, KR मल्टीप्लाई करोगे 1.29 इंटू हमारे पास आ जाएगा 100, यानी कि 129 आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस में, एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन है, 129 आ जाएगा, और ये 129 मीटर इनवर्स आ जाएगा। ये 129 यहां भी 129 हो जाएगा। अब लेमडा एम का फॉर्मूला जो बहुत जरूरी चीज है ध्यान रखना, वो ये कि जनरली हम लोग लेमडा एम का फॉर्मूला ये पढ़ते हैं 1/R, पहले तो देखो हम लोग ये पढ़ते हैं K × 1000 अपॉन मोलरिटी, ज्यादातर बच्चे ये पढ़ते हैं। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब MKSA या SI यूनिट में काम हो रहा हो तो बेटा 1000 ऊपर से हट जाता है और नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता। और क्योंकि जब तुम्हें K नहीं पता है तो K की जगह पे लगा लो 1/R इंटू L/A इंटू 1000 इंटू मोलैरिटी, ये सब बात लगेगी। अब इसका देखो वैल्यू 1/R में R2 520 है, L/A 129 है, और ये है 1000 इंटू मोलैरिटी 0.02 है, 0.02। अब सब कुछ हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 129 डिवाइडेड बाय 520 और डिवाइडेड बाय
0.02, तो ये 12.4 इंटू 10⁻³ आएगा। अब ये किस टर्म में हमको आंसर दे रहे हैं? 124 के टर्म में, 1.24 के टर्म में, यानी 10⁻⁴ के टर्म में हमें जाना है, और ये 10⁻³ है। तो इसको हम अगर डिसिमल को और खिसका दें तो 124 इंटू 10⁻⁴ बन सकता है। तो 124 इंटू 10⁻⁴, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 62 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 63। मेटाब्रोमो एनिलीन बनाना है। तो मेटाब्रोमो एनिलीन बनाने के लिए हम लोग यहां पर देख लेते हैं। देखो यहां पर ये हम लोग ने नाइट्रेशन कराया, तो नाइट्रेशन कराया C6H5NO2 बन जाएगा, C6H5NO2 बन जाएगा। यहाँ SnHCl से C6H5NH2 बन जाएगा। NaOH वाटर का यहाँ पे यूज नहीं था, NaOH वाटर एक्स्ट्रा आ गया, नहीं लेना चाहिए था, तो भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव आने लगेगा, टाई ब्रोमो डेरिवेटिव आने लगेगा, मेटा ब्रोमो एनिलीन नहीं आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन हम लोग नहीं लेंगे। अब C6H5Br2 FeBr3 से लुईस एसिड की प्रेजेंस में C6H5Br आ जाएगा। अब इसका नाइट्रेशन कराओगे तो ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, यानी मेटा की संभावना खत्म हो जाएगी, इसलिए ये भी ऑप्शन में नहीं जाएंगे। ये पहले से मेटा पे दे रहा है, इससे मुझे उम्मीद बन रही है, तो क्या ऑप्शन होगा? यहां पर आपका COOH है और ब्रोमो ग्रुप मेटा पे है। अब अगर हम लोग यहां पर पहली रिएक्शन में देखिए किससे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, SOCl2 से, तो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया, तो थायोनिल क्लोराइड ये OH को हटा के Cl बदल देगा और मुझे बेंजोइल क्लोराइड मिल जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइल क्लोराइड। अब मेटा ब्रोमो बेंजोइल क्लोराइड को आगे अमोनिया से रिएक्शन कराया, तो अमोनिया इसको एमाइड में बदल देगा बेंजोइल को, तो CONH2 हो जाएगा और ब्रोमो मेटा पोजीशन पे है ही है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग Br2NaOH यानी हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन यहां कराने जा रहा है, तो एमाइड का एक कार्बन कम कर दो और एमीन या एनिलीन बना दो, तो भैया यहाँ पे मेटा ब्रोमो एनिलीन बन गया, तो मेटा ब्रोमो एनिलीन यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो गया। मेटा ब्रोमो एनिलीन मुझसे पूछा गया था। ये वाला भी वही चीज है, NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन किया तो डाइजोनियम सॉल्ट बना, और डाइजोनियम सॉल्ट से बना तो यहाँ पे हमको ब्रोमोबेंजीन मिल गया। अब ब्रोमोबेंजीन की NaNH2 से अगर रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमोबेंजीन के NaNH2 से रिएक्शन करके तो ब्रोमो हट जाएगा और NH2 ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ एनिलीन होगा प्रोडक्ट, तो कोई मतलब नहीं है इसका, इसलिए 3rd ऑप्शन सही हो गया। 64 एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है सर, X है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O है, कौन कौन से टेस्ट देता है, 2,4-DNP यानी कि कार्बोनिल ग्रुप होगा बेंजीन रिंग के ऊपर, चारों में बेंजीन रिंग है, कार्बोनिल 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 कार्बोनिल, चारों में कार्बोनिल है। रिड्यूस टॉलेन रीजेंट, अब ये टॉलेन रीजेंट को रिड्यूस कर रहा है, ये कीटो ग्रुप है, तो ये तो कट गया भाई, फील्ड से बाहर हो गया टॉलेन रीजेंट, तो कीटो बाहर हो गया। अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन में वो जाएगा जिसके पास अल्फा H नहीं है, या बेंजल्डिहाइड जाएगा, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन 1,2 डाई बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो भैया 1,2 मतलब ऑर्थो पोजीशन पे
कार्बन वाले ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पर ये मेटा पोजीशन पे ये हालांकि CHO COH में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे, तो COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पे अगर कार्बन जुड़ा है और उसके साथ एक अल्फा H है तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये हमारा मेटा डेरिवेटिव है, 1,2 नहीं है, ये 1,3 बनेगा, ये भैया बनेगा 1,4, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये बनेगा 1,2, तो फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द फर्स्ट एटम हैज लेसर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू द सेकेंड। तो सर सल्फर हमारा पीरियड थर्ड का है, फास्फोरस भी पीरियड थर्ड का है। फास्फोरस के पास P3 है, सल्फर के पास P4 है, तो हाफ फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आयनेशन एंथैल्पी फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा होगी, पहले वाले की कम चाहिए थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। फ्लोरीन पीरियड सेकंड का है, 2 शेल से निकालना है, ये पीरियड थर्ड का है, नीचे जाने पे आयनेशन एंथैल्पी घटती है, फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्लोरीन से। नाइट्रोजन के पास P3 है, हाफ फील्ड है, कार्बन के पास P2 है, इसलिए नाइट्रोजन की ज्यादा हो गई कार्बन से। बेरिलियम के पास फुल फील्ड है, H2 का कॉन्फ़िगरेशन है, तो बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो वंडर वॉल रेडियाई आयोडीन की कोवेलेंट से बड़ी होगी, हम सब जानते हैं कोवेलेंट से बड़ी होती है क्रिस्टल रेडियस, और क्रिस्टल रेडियस से बड़ी होती है वंडर वॉल रेडियस। ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिलोंग टू द सेम पीरियड, गलत हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए ओ छोड़ो, F माइनस ले लो, F सेकेंड पीरियड का है, और Na प्लस ले लो, ये थर्ड पीरियड का है। हालांकि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, इनके पास शेल दो दो ही बचेंगे, बट पीरियड वाइज अगर कंपेयर करें तो F थर्ड सेकेंड पीरियड का, सोडियम थर्ड पीरियड का, तो सेम पीरियड के तो नहीं होंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑफ क्लोरीन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब मुझे क्या करेक्ट ही तो मांगा था, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 4 में 1 चुनना। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, तो ये बात गलत हो गई। नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, उसके बाद P3 होता, और ऑक्सीजन की सेकंड ज्यादा होती, क्योंकि तब ऑक्सीजन के पास P3 हाफ फील्ड आ जाता, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट से आ जाएगा। एट गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर, ये दिया हुआ है एक इक्वेशन, P इक्वल टू 120 माइनस 80 XB, और हमसे कह रहा है कि प्योर स्टेट में A और B के वेपर प्रेशर बताओ। तो प्योर स्टेट में मान लीजिए अगर हम लोग X से निकालना चाहते हैं, तो X से मतलब अगर हम लोग प्योर स्टेट में A का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो उस समय उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, क्योंकि अकेले वही होगा, B होगा नहीं, और उस समय मोल फ्रैक्शन ऑफ XB 0 होगा। तो अब इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो PA0 आएगा वो आएगा 120 80 गुणे 0, यानी कि 120, तो A का तो 120 आएगा, 3 जगह 120 है। अगर प्योर B निकालना चाहते हो तो XA का 0 कर दो, XB का 1 कर दो, क्योंकि उस समय केवल B ही है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 होगा, प्योर स्टेट होगी। तो अब इस इक्वेशन में रखो, तो PB इक्वल टू 120 माइनस 80 इंटू 1, XB 1 कर दिया, तो 40 आ गया, 40, तो 120 और 40, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 68, ट्रू फॉल्स बताना। इफ इलेक्ट्रॉन हैज 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देन इट मस्ट बी प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, ये बात गलत हो गई। हाँ, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है
तो वो एस में हो सकता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो किसी में भी जीरो हो सकती है, एस में भी जीरो हो सकती है, पी की 3 होती है, -1 0 +1। तो अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी m का वैल्यू जीरो है तो वो p भी हो सकता है, d भी हो सकता है। तो ये गलत हो गया। इन ऑर्बिटल डायग्राम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेटेड, यानी कि यहाँ ऑर्बिटल डायग्राम होना चाहिए जो नहीं दिया गया। पेपर मुझे देखना पड़ेगा। कहाँ गया भाई? अच्छा, ये ऐसे फिगर बना हुआ, ये फुल है, ये फुल है, ये फुल है। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रहा, ये तो हुर्ट्ज रूल को वायलेट कर रहा। इस सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के होने चाहिए, तभी पेयरिंग स्टार्ट होगी। पाउली के हिसाब से तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो ये है। इन ऑर्बिटल डायग्राम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेटेड, गलत हो गया, पाउली को वायलेटेड नहीं कर रहा। बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, सही। इन डी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ओनली, गलत, क्योंकि ऑर्बिटल तो 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकती है, चाहे वो एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो। सबशेल अगर पूछे तो एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ सबशेल लिखा होता तो सही हो जाता, ऑर्बिटल में तो 2 ही होगा। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स सेकेंड। इस तरह से बेटा हमने अपने वाले पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। हम लोग रीनीट FST 14 का केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन देखने चल रहे हैं। शुरू के क्वेश्चंस आपने भाटिया सर के साथ किया था, क्वेश्चन नंबर 69 टू ऑनवर्ड मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए देखा जाए। कह रहे हैं इफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ H2Br2 एंड HBr आर 433, 192 एंड 364 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली, देन डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। बेटा जी, जब बॉन्ड एनर्जी दी गई हो तो डेल्टा H फॉर रिएक्शन जब आप निकालते हो तो आप बोलते क्या हो कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की एनर्जी जो दे रखा और प्रोडक्ट की एनर्जी, इसमें सीधे वैल्यू पुट कर देनी, आपको आंसर आ जाएगा। आइए देखा जाए। रिएक्टेंट में आपके पास क्या है, इस रिएक्शन को देखिए, H2 है यानी 433, उसके बाद Br2 है प्लस 192, ये तो आपका आ गया रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट में क्या है 364। लेकिन बेटा देखो इस रिएक्शन में क्या 2HBr बन रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू कौन सी आ जाएगी, थर्ड। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं प्रोसीडिंग फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैसेज CO2। CO2 के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है इतना, ठीक। एंड द थर्मोकेमिकल इक्वेशन C ग्रेफाइट, तो पहले आइए लिख दिया जाए, C प्लस ट्वाइस N2O, ये दे रहे हैं CO2 प्लस ट्वाइस N2। थर्मोकेमिकल इक्वेशन C ग्रेफाइट ये दे रखा है किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, राइट। और दे क्या रखा है इन्होंने, यहाँ देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसेस CO2 के बारे में दे रखा है। तो जब बॉन्ड एनर्जी दी गई थी तब हम लोगों ने क्या बोला था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और जब किसी कंपोनेंट का किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है तब हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखिए डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू ये दे रखी है। चलिए इस वैल्यू को पुट कर दिया जाए, -557.5, ठीक, बराबर है। अब आ जाइए, आप बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं तो इनके लिए क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या ले लोगे आप, 0। अब देखिए प्रोडक्ट आपको देखना है, तो प्रोडक्ट क्या है CO2, CO2 के लिए वैल्यू दे रखी है, माइनस का 393.5, ठीक। इसके बाद देखिए माइनस क्या लेना, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है ट्वाइस NO2। अब NO2 को आप इस साइड में लेके चले आइए, तो ऊपर वाली रिएक्शन मिटा देते हैं। तो NO2 को जब आप बेटा इस साइड में ले आ देंगे तो ट्वाइस NO2 बराबर है -393.5, और ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस का 557.5, ठीक। अब इसमें से इसे घटाना है,
लेकिन ये 2NO2 के लिए आएगा और आपको क्या चाहिए, 1 मोल के लिए निकालना है, NO2 के लिए निकालना है। तो इसका मतलब इसे आप घटाएंगे और घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और ये आ कितना जाएगी, 82 किलो जूल पर मोल के। ये सॉल्व कर लीजिएगा, 82 किलो जूल पर मोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा है अ बफर सोल्यूशन कंटेन्स 100 ml ऑफ इतना मोलर एसिटिक एसिड एंड 200 ml ऑफ, यहां देखिए 200 ml ऑफ एसिटिक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट। ठीक, अब इन्होंने एक बफर बना रखा इसको मिला करके। ठीक है, आइए जरा देखा जाए आगे क्या पूछ रहे हैं। इफ 700 ml ऑफ वाटर इज एडेड देन द पीएच बिफोर एंड आफ्टर द डाइल्यूशन आर, और पीके इन्होंने दे रखा है, राइट। तो अब इसे हम लोग को सॉल्व करना, तो देखिए जरा है क्या, वीक एसिड है और साथ में क्या दिया है, देखिए वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का साल्ट दिया है। इसका मतलब कैसा बफर बन गया भाई, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। ठीक, एसिडिक बफर के लिए अगर हम लोग पीएच की बात करें तो हम लोग बोलते हैं पीएच बराबर है पीकेए प्लस लॉग कंसंट्रेशन, यहां साल्ट का दे रखा है और नीचे क्या लिखना है, कंसंट्रेशन आपके एसिड का। आइए वैल्यू पुट कर लिया जाए। पीएच आपको निकालना ही निकालना है, पीकेए की वैल्यू दे रखी है भैया 4.74 प्लस लॉग साल्ट। अब देख लीजिए साल्ट कितना दे रखा भाई, इन्होंने क्या लिया है 200 ml और कितना लिया 2 मोलर, यही तो इसका मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 मोलर, 0.02 मोलर डिवाइडेड बाई एसिड देख लीजिए कितना दे रखा है 100 ml एंड 0.01 मोलर, तो 100 0.01 मोलर। आप बताइए ये कितना आ जाएगा 1, और जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 4, यानी आपका क्या आ गया, पीएच बराबर है 4.74 प्लस लॉग 4। लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है भाई 0.60, 4.74 प्लस 0.60 इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये बराबर क्या आ गया भाई, यहां आ गया 4, 7 6 13 3 4 1 5, 5.34 के आसपास। तो बिफोर आपका आना चाहिए 5.34। ठीक, अब आगे आ जाइए, कह रहे हैं इफ 700 ml ऑफ वाटर इज एडेड देन द पीएच। भैया बफर सोल्यूशन है और बफर सोल्यूशन में वाटर ऐड करने से पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी पहले भी जो पीएच था वही पीएच क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी और किसका विद ईएसआर। ईएसआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट, पहले तो ये दिमाग में रख लेते हैं। अब आइए देख लिया जाए क्या है, क्लोरोबेंजीन पहला आपको दे रखा है क्लोरोबेंजीन, दूसरा दे रखा है 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2 पे लगाया है नाइट्रो और फिर 4 पे यहां क्या लगा दिया है नाइट्रो, ये आपका बी दे रखा है। सी के लिए क्या बोल रहे हैं, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, सी आपका क्या है पैरा पे लगा दिया है नाइट्रो। अब आता ये जो आपने इफेक्ट ले रखा है, यहां देखो 3 आपके इफेक्ट लगे हुए हैं जो रिएक्टिविटी को क्या कर रहे होंगे कम, यहाँ 2 लगा है और यहाँ कोई नहीं लगा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा ए, उसके बाद कौन आ जाएगा सी और उसके बाद कौन आ जाएगा बी। तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी आपको लिखना है, डिक्रीजिंग घटती हुई रिएक्टिविटी, राइट। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका कौन आ गया ए, उसके बाद कौन आ जाएगा सी, उसके बाद कौन आ जाएगा बी, ए सी बी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ईएसआर। ठीक, तो 72 का कौन सा राइट आंसर हो गया 4th, 72 का 4th इज राइट आंसर। अब आ जाइए आगे आ जाते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स। एल्कीन्स के अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच। आइए तलाशा जाए, ये आपका एल्कीन है, अल्फा एच कितना है 3, ये देखिए ये आपका एल्कीन हो गया
अल्फा एच कितना हो गया 6, ये आपका एल्कीन हो गया, तो अल्फा एच देखो 3 3 6 3 9, 9 अल्फा एच, और ये आपका एल्कीन हो गया, देखो 3 3 6 3 9 3 12, क्या हो गया 12 अल्फा एच। अब बताना डिक्रीजिंग आर्डर, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल, उससे कम स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा 4, उसके बाद कौन है 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, 4 3 2 1, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सेकंड इज राइट आंसर। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन। करें मैच द रिएजेंट इन कॉलम फर्स्ट विद प्रोडक्ट formed by the reaction with acetone in column second and mark the appropriate choice। ठीक है, हाइड्रोजीन क्या है भाई NH2 NH2। अब एसीटोन से रिएक्शन करवाना है, तो जरा देखिए एसीटोन क्या हो गया, ये O है, और हाइड्रोजीन से रिएक्शन करवाना H2N NH2, इसमें से वाटर निकाल दीजिए आप। तो जब वाटर निकाल देंगे तो देखिए बना क्या आपका CH3, इस C डबल बॉन्ड क्या हो गया N, और यहाँ क्या आ गया NH2, तो पहला तो आपका ये प्रोडक्ट मिल गया। तो A देखो किससे मैच कर रहा है भाई CH3 ट्वाइस CnNH2, यानी A किससे मैच कर रहा है थर्ड से, तो देख लो A का एक ही में थर्ड है, आगे जाओ या ना जाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक ही में थर्ड है, तो आप चाहो तो आंसर यहीं सीधे टिक कर सकते हो थर्ड। बाकियों को अगर देखना है तो बस करना ऐसे ही बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है, एसीटोन का ऑक्सीजन लेना और इधर से हाइड्रोजन लेना। बाकी देखिए अगला क्या दिया है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ठीक। और अगर सेमी कार्बाजाइड को हम लोग देखें तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे है, NH2, यहां लगा दिया है NH और यहां लगा दिया है NH2, ये हो गया आपका सेमी कार्बाजाइड। इसमें से क्या करोगे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे, राइट। अगला क्या दिया फेनिल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन तो अभी आपने लिखा ही था NH2 NH और यहां क्या लगा दिया फेनिल, फेनिल हाइड्रोजीन हो गया। अगला दिया है हाइड्रोक्सी एमीन, यानी NH2 और OH। करना क्या बेटा सब में से सिर्फ H2 को हटा देना है, और ये जो आपका ले रखा है CH3 ये डबल बॉन्ड से यहाँ नाइट्रोजन आके ऐड हो जाएगा, तो इनके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट ले देंगे, सारे सारा आपके मैच कर जाएंगे। ठीक है भैया, तो चलिए आगे देखा जाए, इसका कौन सा हो गया थर्ड। तो इन्होंने पूछा है अमंग द साइक्लिक आयन द एरोमेटिक कैरेक्टर इज शोन बाई, देखिए एरोमेटिक कैरेक्टर आपको देखना, हकल रूल लगा दीजिए। हकल रूल क्या है भाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 0 ले लें तो इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, n की वैल्यू 1 ले लें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, n की वैल्यू अगर 2 ले लें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये सब एरोमेटिक हो जाएंगे। अब आइए चेक कर लेते हैं, यहाँ देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 के बाद क्या चाहिए 6 के बाद क्या चाहिए 10, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देख लीजिए 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये कैसा हो गया एरोमेटिक। फिर देख लीजिए 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, ये भी कैसा हो गया एरोमेटिक। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये भी नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा Q एंड R, Q एंड R। अच्छा यहाँ ऑप्शन ही गायब है, तो बेटा Q और R अगर आप देखोगे तो Q और R आपको दिया गया है थर्ड वाले ऑप्शन में, तो यहाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। आप बताइए n बराबर 4 है और m बराबर हाफ है, तो पहले अगर n बराबर 4 की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप बोलते हो 2n², तो 2 और n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 16, इसका मतलब 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप बताओ 32 इलेक्ट्रॉन्स में से 16 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके लिए क्या होगा प्लस हाफ, और 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके लिए क्या होगा माइनस हाफ। तो कह रहे हैं यह वैल्यू किन के लिए मिल जाएगी 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मिल जाएगी, तो पहला आंसर क्या होना चाहिए 16, ये भी आंसर क्या होना है 16, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो बेकार हो गया। अब कह रहे हैं n बराबर 3 है और l बराबर 0, तो अगर n बराबर 3 है तो l बराबर 0 यानी s की बात कर रहे हो, और n बराबर 3 में l कितना होगा मतलब s कितना होगा, एक ही s होगा, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज CH2। यह एम्पिरिकल फार्मूला दे रखा है इन्होंने CH2, ठीक। आगे बोल रहे हैं
द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके 1 लीटर का मास बराबर होगा किसके, 1 लीटर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एट एनटीपी इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ द 1 लीटर ऑफ N2। इसका मतलब ये क्या होगा, N2 के 1 लीटर मास के बराबर होगा, राइट। तो अगर 1 लीटर N2 के एनटीपी पर बराबर हो रहा तो इसका मतलब 22.4 की अगर बात कर ले तो 22.4 का इसका भी क्या हो जाएगा, जो 22.4 लीटर होगा दोनों का मास बराबर होगा। अब N2 का 22.4 लीटर का मास होता कितना है, मोलर मास, और मोलर मास इसका कितना है 28, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी मोलर मास क्या हो जाएगा 28, ठीक। और अब बेटा अगर आपको 28 मिल चुका है तो देखिए मोलर मास क्या मिल चुका है 28, तो इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल लीजिए। तो इसका 12 है और इसका क्या है 2, 14। तो अब आप बताइए मोलर मास से अगर इंपेरिकल फार्मूला मास को हम डिवाइड कर दें तो हमको एन फैक्टर मिल जाएगा। एन फैक्टर क्या आ गया 2, और उस एन फैक्टर से अगर इस इंपेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें गैस पता चल जाएगी कौन सी है। तो गैस कौन सी हो गई भाई, C2H4। तो देख लो C2H4 कौन सी है, फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 77 का फर्स्ट इज राइट आंसर। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या है बेटा, इन्होंने बोला है विच पेयर ऑफ आयंस इज कलरलेस। अगर कलरलेस है तो या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और या तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए। तो देखो यहाँ तो 0 है लेकिन यहाँ 5-5 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, यहाँ भी आपके पास इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ 0 है, यहाँ सारे के सारे पेयर्ड है, D10 हो जाएगा, और ये खाली है बिल्कुल। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्स। बेटा जी जिसमें लिगेंड जितना स्ट्रांग लगा होगा, T2G EG के बीच का गैप उतना ज्यादा होगा, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। तो देखिए सबसे स्ट्रांग ये, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा लाइट किससे एब्जॉर्ब हो रही होगी, सेकंड में, ठीक। तो सेकंड देखो एक ही में, चाहो चेक करो चाहो न चेक करो, आंसर इसे टिक कर दो। और अगर चेक करना है तो देखो सेकंड बात क्या आना चाहिए, H2O के तुलना में ये ज्यादा स्ट्रांग है NO2, तो फर्स्ट आना चाहिए। और फर्स्ट के बाद कौन होना चाहिए, वाटर सबसे वीक है तो एनर्जी सबसे कम चाहिए, तो कौन सा हो जाना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। तो 79 का सेकंड इज राइट आंसर। आगे आ जाइए, ऑन द डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, पहले नाइट्रिक ऑक्साइड लिख लिया जाए। अब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, तो 7 इसके पास होते हैं और 8 इसके पास होते हैं, 8 7 कितना हो गया भैया 15। अब कह रहे हैं इसका डी इलेक्ट्रोनेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, तो पहले ये तो पता कर लो कि इलेक्ट्रॉन है कहां। तो आप लिख लीजिए इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 23 12 15 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15। अब आप बताओ जब इससे एक इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां बाहर से निकलेगा, इसका मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई एटॉमिक ऑर्बिटल, नन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 80 का कौन सा हो गया भैया, सेकंड इज राइट आंसर, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, विच आर द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो इसका मतलब ये आंसर तो सही है। अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहे हैं यार, इतना फिर मेहनत काहे करें, डायरेक्ट ना देख लिया जाए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो हम लोग क्या लिखते हैं, AT बराबर है A0 e की पावर माइनस KT, e की पावर माइनस KT, ln ले लेते हैं, तो ln AT बराबर है ln A0 माइनस KT, राइट। इसको कंपेयर कर दीजिए, y बराबर है देखिए mx और प्लस c, यही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि आपके पास जो स्लोप है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव में, ठीक। और इंटरसेप्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अब तलाशो जरा पॉजिटिव इंटरसेप्ट यहां दिया गया है, राइट। लेकिन क्या स्लोप नेगेटिव दिया गया है क्या, नहीं। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये जो स्लोप के दिया गया एक्चुअली ये देखो माइनस के आएगा ना, ये माइनस के है, तो स्लोप कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था। इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए, स्लोप कैसे होना चाहिए, नेगेटिव, ऐसे होना चाहिए था। और राइट इन्होंने क्या दिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन दे रखा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी सबको ऐसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए,
इफ देखिए CFSE दे रखा है, अगर CFSE पेयरिंग एनर्जी से कम है तो क्या होगा? तो अगर CFSE पेयरिंग एनर्जी से कम है यानी CFSE कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, राइट, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए और CFSE कम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक, तो देख लीजिए भैया, T2G Eg1, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई नहीं, T2G3 और Eg1। आगे आ जाइए। The solubility of A2X3 in the pure water is if the solubility product of this salt, अच्छा solubility product इस साल्ट का दे दिया गया है बेटा। यह देखिए A2B3 टाइप का है और अगर A2B3 टाइप का साल्ट है तो आप क्या बोलते हो? KSP बराबर है 108, KSP बराबर है 108 S की पावर 5, 108 S की पावर 5। KSP नोन दे रखा है, KSP की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23, यह बराबर है 108 S की पावर 5। ठीक, आइए इसे सॉल्व करते हैं। S हम लोग को निकालना है, तो ऐसा करते हैं 5 है पावर में, तो इसको जरा राउंड फिगर में करके देख लिया जाए। इसको अगर कर दे 101 तो इसे क्या लिख सकते हैं? 10 पावर माइनस 25। ठीक, बराबर है 108 S की पावर 5। ठीक, अब S निकालना है हमको, तो देखिए जरा S की पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा? 101 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 108। इसे करीब करीब 1.00 मतलब पॉइंट में जाएगा, 0.00 करके, तो लमसम 1 के आसपास मान लिया जाए। तो ये क्या हो गया? 1:10 टू द पावर माइनस 25। ये S की पावर 5 है, तो अगर हम S निकालेंगे तो इसकी पावर क्या ले लेंगे? 1/5। और जब इसकी पावर 1/5 ले लेंगे तो ये 25 जो है क्या आ जाएगा? 5। तो यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1:10 टू द पावर माइनस 5। देख लीजिए 1:10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। अगला क्वेश्चन, विच कार्बोनियम इज मोस्ट स्टेबल? बेटा जी यहां हम लोग क्या देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो इससे लगे हुए बेंजीन से। तो देखिए जरा, इससे लगा हुआ कार्बन, इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इसके पास कितना है? 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद देखो कितना हो गया? 1 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, NBUBR, अच्छा 1 2 3 4 5, ये BR आपने लगा रखा है, नॉर्मल ब्यूटेन ब्रोमाइड है। ठीक, KCN से आप रिएक्शन करवा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? यहां से CN रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, डाइबल H से रिएक्शन करवा रहे हो, डाइबल H क्या करेगा? CN को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या लग जाएगा? H। अब पूछ रहे हैं B है क्या, तो आइए इसका नामकरण कर लिया जाए। 1 2 3 4 5, पेंटेनल। तो देख लो भाई कहां? पेंटेनल। कौन सा राइट आंसर हो गया? सेकंड। इन्होंने बोला है विच हैज द मिनिमम पीके वैल्यू। आप बताओ, अगर पीके वैल्यू मिनिमम चाहिए इसका मतलब एसिड सबसे अच्छा होना चाहिए, तो ये बना लिया जाए। पहला है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहां आपने लगा दिया OH और यहां लगा दिया आपने NO2, राइट, इसमें हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे आ जाइए। दूसरा है मेटा, यहां OH लगा रखा और यहां क्या लगा रखा? NO2। तीसरा है पैरा, यहां OH लगा रखा और यहां क्या लगा रखा? NO2। और अगला है सिर्फ फिनॉल। अब आप बताइए, जो आपने ग्रुप लगा रखा है कैसा है? माइनस है, और माइनस ग्रुप क्या करता है? एसिडिक क्रिस्टल को बढ़ा देता है, राइट। यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो हाइड्रोजन इजिली अवेलेबल हो नहीं पाएगा, OH वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। ठीक, ये मेटा पोजीशन पे लगा तो माइनस इफेक्ट उतना ऑपरेट करेगा नहीं। ये कहां लगा? देखिए पैरा पोजीशन लगा तो माइनस इफेक्ट ऑपरेट करेगा। इसका मतलब इसकी एसिडिक क्रिस्टल क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। अगर इसकी एसिडिक क्रिस्टल सबसे ज्यादा हो जाएगी, पीके वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये तो मूल कॉन्सेप्ट से मैच आपने करवा दिया है। A का S एक ही में है बेटा,
सीधा सीधा क्वेश्चन है, थियरी वाले क्वेश्चन से बताने के लिए कुछ नहीं है, मैच करवा लीजिए। अगला यहां देखिए जरा, CH3 MgBr ग्रिनॉल्ड रीजन से रिएक्शन करवा रहे हो, तो इसे हम लोगों ने तोड़ दिया, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस। तो जरा देखो यहाँ क्या बना भाई, ये है O पे माइनस, और यहाँ क्या लग गया आपका CH3, और यहाँ क्या लग गया है MgBr। फिर आपने हाइड्रोलिसिस करवा दी, तो जो MgBr है यहाँ से रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा OH। तो देख लीजिए भाई कहाँ है, एक ही प्रोडक्ट है, सेकेंड वाला। राइट आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट in this at 25 degrees Celsius is this. If the solution had a concentration of 2 gram per decimeter cube, what is the molar mass of the solute? अच्छा, ये हो गया। आइए वैल्यू पुट कर लीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा भाई, 20.66 बराबर है I 1 हो गया, तो छोड़ देते हैं। सी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन देखिए क्या दिया, 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी ग्राम पर लीटर दिया है, लेकिन आपको मोल चाहिए ना, तो यहां क्या कर देते हैं 2/m, कंसंट्रेशन 2/m। आर देख लीजिए मल्टीप्लाइड बाई 8.314, और टी इन्होंने कितना दे रखा भाई 25, तो 273 जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 298। अब m बराबर आपको निकालना है, m बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 20। इससे आपको मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। 89 को जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे बेटा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको मिल जाता है थर्ड वाला ऑप्शन, 239.84 kg पर मोल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। Which one of the following does not correctly represent the correct order of the property indicators against it? Increasing number of oxidation state। बेटा जी जब इधर से इधर आप जाते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट बढ़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो आप बताओ सबके ऊपर कॉमन अगर आपने चार्ज लगा रखा, तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता चला जाएगा। फिर कह रहे हैं इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, बेटा क्रोमियम से कम मेल्टिंग पॉइंट होता है मैग्नीज का, तो ये आंसर गलत हो गया। फिर कह रहे हैं इंक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो अरेंज करके देख लेते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, क्रोमियम। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शन क्या होता है, मंजन, ये तो IE2 दे रहे हैं मंजन, इसका मतलब ये ऑर्डर होता है। तो चलिए इसको अरेंज कर दीजिए, टाइटेनियम, इसके बाद कौन आना चाहिए क्रोमियम, इंक्रीजिंग IE2, टाइटेनियम से ज्यादा वेनेडियम, वेनेडियम से ज्यादा मैग्नीज, और मैग्नीज से ज्यादा क्रोमियम। टाइटेनियम, अरे भाई उल्टा पलटा लिख दोगे तो यही सब होगा, सॉरी। चलो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये है ना, सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा ना बेटा। तो एक्सेप्शन क्या होता है, मंजन, मंजन का मतलब ये हो गया। तो सबसे टॉप पे कौन आ गया, क्रोमियम, इसके बाद कौन आ जाएगा Mn, इसके बाद कौन आ जाएगा वेनेडियम, सबसे कम कौन हो जाएगा टाइटेनियम। देख लीजिए यही ऑर्डर दिया, इसका मतलब ये भी सही है। तो इन्होंने यही क्या पूछा था इस क्वेश्चन में कि आपको क्या बताना है, देखो डज नॉट करेक्ट, यानी जो गलत हो, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो चलिए बेटा ये डिस्कशन हम लोगों ने समाप्त किया, आई होप पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। फिर कल हम लोग मिलेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ, तो कल उस सेशन को आप अटेंड करना, वहां हम लोग क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को रिवाइज कर रहे होंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।